अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें बल्कि अगर हो सके तो अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं तो आप चाहें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसको लिख के ईमेल कर सकते हैं। अच्छा गाइस, बहुत सारे इंडिया के इस तरह के इलाके हैं, बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे टावर्स हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के हवाले से ना सिर्फ फेमस हैं बल्कि आज के इस जदीद दौर में भी उन टावर्स में, उन इलाकों में, उन मकानात में लोग जाने से परहेज़ किया करते हैं। आज मेरे पास ऐसी ही एक कहानी मौजूद है। इससे पहले कि हम उस कहानी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। हर मुल्क के अंदर कुछ इस तरह के एरियाज़ हुआ करते हैं जिनको पोश एरिया कहा जाता है। वैसे ही इंडिया में जो मुंबई मौजूद है वहाँ पे भी कुछ इस तरह के एरियाज़ मौजूद हैं जिन एरियाज़ में आमतौर पे बड़े लोग, टेक्सटाइलिस्ट, फनकार या स्पोर्ट्समैन रहा करते हैं। तो आज की ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें परवीन साहब ने शेयर की है और ये जो वाक़या था ये उनके साथ एक फूड डिलीवरी राइडर ने शेयर किया था। ये जो फूड डिलीवरी बॉय था ये बेसिकली एक फूड कंपनी में या डिलीवरी कंपनी में जॉब किया करता था। इसका काम ये था कि इसको जो भी ऑर्डर्स मिला करते थे उन ऑर्डर्स की इसको डिलीवरी करनी होती थी और रात के 3 बजे से पहले पहले जितने भी ऑर्डर्स मिले हैं उनको डिलीवर करना होता था। तो वैसे ही दिसंबर चल रहा था और शदीद सर्दी हो रही थी। रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। यह बताता है कि इसको एक फूड डिलीवरी के लिए एक एड्रेस दिया गया। इसको कहा गया कि फ़ला फ़ला फूड है या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से है। ये सारा फूड लेके आपको इस एड्रेस में जाके डिलीवर करना है। अब जिस एरिया में ये फूड डिलीवर करना था वो एक पोश एरिया था जिसको मालाबार हिल्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एरिया है इस एरिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है जिसे ग्रैंड पराडी या पैराडी टावर्स के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि इसकी तामीर अब से तकरीबन 50 या 55 साल पहले 1970 में की गई थी और जब से इस प्लाज़ा की, इस टावर की तामीर की गई थी उसके कुछ अरसे बाद से ही इस टावर में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात पेश आए थे जिनकी आज तक किसी के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। बहरहाल ये जो फूड डिलीवरी करनी थी ये उसी टावर के 8th फ्लोर के ऊपर करनी थी और जिस लड़की ने ये फूड ऑर्डर किया था उसका नाम किरण था। ये राइडर बताता है कि जो भी इसका फूड था वो सारा का सारा मैंने एक जगह किया और तकरीबन 2:20 या 2:25 तक मैं अपनी उस ऑफिस से इसकी डिलीवरी के लिए रवाना हुआ। अब हमारा जहाँ पे ऑफिस मौजूद था या जहाँ से हमें फूड लेके उसके घर में डिलीवर करना था उसका जो डिस्टेंस था वो तकरीबन आधे से पौन घंटे के बराबर था। ये बताता है कि आम तौर पे जहाँ पे पोश एरिया है या बड़े बड़े टावर्स मौजूद हैं या बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स मौजूद हैं वहाँ पे आम तौर पे बहुत बड़ा सिक्योरिटी का इंतज़ाम हुआ करता है और अगर आपको वहाँ पे किसी भी फ्लोर पे फूड की डिलीवरी करनी हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है जो पहले आपको चेक करता है और उसके बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त देता है। वैसे ही जब मैं इस टावर की रिसेप्शन पे पहुँचा तो इत्तेफाक से ना ही रिसेप्शन पे कोई मौजूद था और ना ही उसके अतराफ़ में कोई गार्ड या इस तरह का बंदा नज़र आ रहा था। अब ऑलरेडी मुझे यहाँ पे पहुँचे हुए 5 या 10 मिनट गुजर चुके थे और 3 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब जो नंबर मुझे दिया गया था
मैं चाह रहा था कि उस पर कांटेक्ट करूं, ताकि जो भी मैडम हैं वो किसी भी बंदे को या तो मेरे पास भेज दें या फिर गार्ड को बोले कि वो मेरे पास आए और मुझसे राब्ता करे। इत्तफाक है कि मुसलसल उस नंबर पे कॉल करने के बावजूद ना ही ऐसा लग रहा था कि वो नंबर डायलेबल है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये नंबर मुस्तकिल तौर पे बंद कर दिया गया है। खैर, उसके बाद मैंने खुद ही एक इनिशिएटिव लिया और मैं अंदर की तरफ जहाँ पे लिफ्ट मौजूद थी उस तरफ बढ़ता चला गया। मेरा ख्याल था कि जब मैं लिफ्ट के पास पहुँचूँगा तो हो सकता है इस दौरानी में कोई ना कोई मेरे सामने आ जाए। खैर, जब मैं लिफ्ट के पास पहुँचा उस वक्त तक भी कोई मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं लिफ्ट के अंदर गया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एड्रेस मौजूद था। मैंने जो 8th फ्लोर है उसको प्रेस किया और उसको प्रेस करने के बाद मैं वेट करने लगा कि कब लिफ्ट मुझे 8th फ्लोर पे पहुंचा देती है। मुश्किल से 30-40 सेकंड के अंदर अंदर ये जो लिफ्ट थी इसने मुझे 8th फ्लोर पे पहुंचा दिया। अब 8th फ्लोर पे पहुंचने के बाद जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो मैं सामने की तरफ एंटर हुआ। लेकिन अजीब बात ये थी कि जो 8th फ्लोर था ऐसा लग रहा था कि मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ है। कोई एक लाइट भी मुझे जलती हुई नज़र नहीं आ रही थी। और अजीब बात ये थी कि जितने भी अपार्टमेंट्स मुझे अपने सामने नज़र आ रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे के सारे खाली हो चुके हैं। हर एक अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर किस फ्लोर पे आ चुका हूँ। मैंने दोबारा से जब लिफ्ट की तरफ देखा तो लिफ्ट वहीं पे वैसे ही खड़ी हुई थी और उस पर अभी भी 8th फ्लोर लिखा हुआ नज़र आ रहा था। यानी कि जिस फ्लोर पे मैं पहुंचा हुआ था वो वाकई में 8th फ्लोर था। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं उस अपार्टमेंट या उस फ्लैट का नंबर चेक करूं और अपने तौर पे इसको तलाश करने की कोशिश करूं। मेरे पास जो मोबाइल मौजूद था मैंने वो बाहर निकाला, उसकी जो टॉर्च लाइट थी उसको ऑन किया, बारी बारी जो भी अपार्टमेंट्स थे उनके नंबर को चेक करना शुरू कर दिया। बिला आखिर जब मैं उस अपार्टमेंट तक पहुंचा जिस अपार्टमेंट में मुझे फूड डिलीवर करना था तो ये देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस अपार्टमेंट या फ्लैट के बाहर भी ताला लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ताले के साथ साथ बहुत सारे जाले भी लगे हुए हैं। इस अपार्टमेंट और इस दरवाजे की हालत को देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये जो अपार्टमेंट है ये गुज़िश्ता कई सालों से न सिर्फ खाली है बल्कि कोई भी इसके अंदर नहीं रहा करता। कुछ देर तक मैं वहीं पे खड़ा रहा और मैंने दोबारा से उस मोबाइल नंबर पे कॉल करने की कोशिश शुरू कर दी। मेरा ख्याल था कि शायद कॉल लग जाएगी। हो सकता है कि ये जो एड्रेस इन्होंने मुझे लिखवाया है इस एड्रेस या फ्लोर को लिखवाने में इनसे कोई गलती हो गई हो। बहरहाल मैंने जब दोबारा से उस नंबर पे कॉल मिलाना शुरू की तो उस वक्त तक भी वो जो नंबर था वो बंद जा रहा था। कुछ देर तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा, फिर मैंने उस दरवाजे को नॉक करना शुरू कर दिया। अब जबकि मैं वहाँ पे खड़ा हुआ उस दरवाजे को नॉक कर रहा था तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि उस अपार्टमेंट के अंदर की तरफ से कोई हल्की फुल्की मूवमेंट की आवाज़ आना शुरू हुई है। ऐसा लग रहा था कि कोई आहिस्ता आहिस्ता करके गेट की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। जैसे जैसे वो वजूद करीब आ रहा था वैसे वैसे उसके कदम रखने पे न सिर्फ पायल की बल्कि घुंघरुओं की भी आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। अब लग रहा था कि जो भी अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है उसने यकीनन या तो पायल पहन रखी है या फिर जो मेरे कान हैं वो बहुत ज़्यादा बजना शुरू हो चुके हैं। खैर, इसी दौरानी में जब मैं उस वजूद का या उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था एकदम से इस अपार्टमेंट के अंदर जो एक दरवाज़ा मौजूद था जो कि शायद लकड़ी का दरवाज़ा था
वो एकदम से हल्का सा खुला और जैसे ही वो अंदर वाला दरवाज़ा खुला तो दरवाज़ा खुलते ही हवा का एक ठंडा सा झोंका न सिर्फ मुझसे आके टकराया बल्कि एक धीमी धीमी सी खुशबू थी जो मुझे एकदम से आना शुरू हो चुकी थी। इसी दौरानिए में अंदर से मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी और ये जो आवाज़ थी ऐसा लग रहा था ये बहुत पतली सी आवाज़ है या बहुत ही बारीक आवाज़ है। किसी औरत या लड़की ने मुझे कहा कि जो भी फूड हमने आपसे मंगवाया है इसको आप दरवाजे के साथ रख दें। अब जब उसने इस तरह से कहा तो मैंने उससे पूछा कि पहले आप पैसे दे दें, मैं इसको यहीं पे रख दूंगा। तो जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था तो अंदर से एक नोट मेरे पास आके गिरा और ये उतनी ही मालियत का या आप कह सकते हैं उससे कुछ ज़्यादा मालियत का नोट था जितने का फूड मैंने यहाँ पे डिलीवर किया था। उसके बाद अंदर से आवाज़ आई, जो भी चेंज है वो आप रख लीजिएगा। अब जब मुझे इस नोट के साथ साथ टिप भी मिली तो मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। बहरहाल मैंने वो नोट उठाया, खाने को उस दरवाजे के साथ रखा और वापस लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। अब जैसे जैसे मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत के हंसने की या हंस के जैसे आप किसी का मजाक उड़ाया करते हैं उस तरह की आवाज़ आना शुरू हुई है। और इसी दौरानी में जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो वहाँ से वो जो फूड था वो देखते ही देखते गायब हो चुका था। हालांकि मुश्किल से मुझे यहाँ पे पहुँचे हुए या यहाँ से गुजरते हुए 10 या 12 सेकंड लगे होंगे और अगर इस दौरानिए में कोई गेट खोलता या बाहर निकल के उस फूड को उठाता तो कम से कम मुझे महसूस होता या फिर आवाज़ आती। बहरहाल मैं जल्दी से लिफ्ट के अंदर गया और जाते ही मैंने ग्राउंड प्रेस किया। जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले या लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने से पहले ही वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था और वो मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। उसने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पे कब आए थे और आपने आके एंट्री क्यों नहीं करवाई। फिर मैंने उसको बताया कि जब मैं यहाँ पे आया था तो इत्तेफाक से आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो मुझसे पूछने लगा कि आप ऊपर किसके पास गए थे और आपने फूड किस फ्लोर पे डिलीवर किया है। खैर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने उसके साथ शेयर की और जब मैंने उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की तो कहने लगा कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। जब उसने इस तरह से कहा तो मैंने उससे पूछा कि भाई जो एड्रेस मुझे दिया गया था, जो नाम मुझे बताया गया था, मैंने उसी फ्लोर पे उसी अपार्टमेंट में और उसी नाम से ये फूड डिलीवर किया है। अब ये सुनने के बाद ये जो चौकीदार था ये कहने लगा कि आपके साथ भी वही हुआ है जो कि दीगर फूड डिलीवरी वालों के साथ हुआ करता है। अब जब उसने इस तरह से कहा तो मैंने उससे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो कहने लगा कि अक्सर इस फ्लोर से, इस अपार्टमेंट से, इसी नाम से फूड मंगवाया जाता है। हालांकि ये जो अपार्टमेंट है ये गुज़िश्ता 5 या 6 सालों से मुकम्मल तौर पे खाली है और जिस फ्लोर से आप होके आ रहे हैं उस फ्लोर के ऊपर ज़्यादातर अपार्टमेंट ना सिर्फ खाली हैं बल्कि जो भी लोग यहाँ पे आके रहा करते हैं तो उन्होंने अक्सर रात के औकात में, ख़ास तौर पे रात के 2 बजे के बाद औरत की चीखने की या चिल्लाने की न सिर्फ आवाज़ें सुनी हैं बल्कि कुछ लोगों ने एक औरत को रात के तकरीबन 2 बजे के टाइम सफ़ेद कलर के लिबास में यहाँ पे टहलते हुए देखा है। चौकीदार की नौकरी करते हुए मुझे तकरीबन 13 से 14 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस टेन्योर में मैंने मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, बहुत सारे स्कूलों में चौकीदार के तौर पे
न सिर्फ काम किया है, बल्कि मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात और ऐसे ऐसे हालात देखे हैं जिनको देख के मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर मेरे अलावा कोई मुझे इस तरह के वाक़यात बताता या उसके साथ ये सब कुछ हुआ होता तो शायद मैं उसकी बातों पे यकीन नहीं किया करता। मेरा नाम अब्दुल है और ये जो वाक़या, जो सबसे अहम वाक़या है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या अब से तकरीबन 3-4 साल पहले मेरे साथ मुंबई में पेश आया था। इत्तफाक से मुझे कुछ दिनों के लिए एक कॉलेज है जिसे SNDT कॉलेज कहा जाता है, उस कॉलेज के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे तैनात किया गया था। जब मेरे दोस्तों को या मेरे कोलिग्स को पता चला कि मुझे कुछ दिनों के लिए इस कॉलेज में ड्यूटी देनी है, तो मेरे जितने भी जानने वाले थे वो सारे के सारे मुझे मशवरा दे रहे थे कि इस कॉलेज में रात के औकात में चौकीदार की नौकरी करना किसी भी तरह ख़तरे से खाली नहीं है। बहरहाल अब मेरी जॉब थी, जाहिर सी बात है मुझे ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी और इसी वजह से मुझे तनख्वाह दी जाती थी। अब जब मैं SNDT कॉलेज में अपना सामान लेके 2-4 महीने के लिए पहुंचा तो मुझे शुरू में ही बता दिया गया था इस कॉलेज के बिल्कुल आखिर में वहाँ पे एक रूम मौजूद है और ये रूम आप वहाँ पे रिहाइश के लिए इख्तियार कर सकते हैं। अब जब दिन का टाइम गुजर गया और जैसे ही मगरिब की अजान हुई या उसके बाद का टाइम शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सा भारीपन है, ये एक अजीब सा खौफ है जो मुझे मगरिब के बाद महसूस होना शुरू हो चुका है। अब बात जब तक तो ठीक थी जब तक मैंने न कुछ सुना था न कुछ देखा था, लेकिन जैसे ही रात के 10 या 11 बजे का टाइम हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कॉलेज के अंदर की तरफ से किसी औरत के चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। अब शुरू में मैंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की क्योंकि मुझे पता था इस पूरे कॉलेज में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन जब प्रॉपरली मुझे उस औरत की आवाज़ें आना शुरू हो गईं तो मैंने सोचा कि ज़रा अंदर जाके देखता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई करीबी मोहल्ले वाला या कोई चोरनी अंदर दाखिल हो चुकी है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे मैं कॉलेज के अंदर की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे अब बाकायदा तौर पे ऐसा लगने लगा कि किसी औरत की बारीक सी आवाज़ में किसी ने टेबल को पढ़ना शुरू किया है और जो भी औरत थी वो मुसलसल टेबल को न सिर्फ दोहरा रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था कभी वो बहुत करीब मौजूद है, कभी ऐसा लगता कि जैसे वो बहुत दूर से टेबल को दोहरा रही है। कुछ देर तक मुझे मुसलसल किसी औरत के टेबल पढ़ने की आवाज़ आती रही और उसके कुछ देर के बाद ऐसा लगा जैसे बच्चों के खेलने की या उनकी चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। जब तक ये सिर्फ आवाज़ें आ रही थीं तब तक भी मेरे जो आसान थे वो मुकम्मल तौर पे बहाल थे, लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह का वाक़या पेश आया कि जिसकी वजह से ना सिर्फ मुझे उसी वक्त कॉलेज को छोड़ना पड़ा बल्कि उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि इस SNDT कॉलेज में कभी भी ड्यूटी अंजाम नहीं दूंगा। मैंने देखा कि वॉशरूम की तरफ से, यानी जहाँ पे वॉशरूम का एरिया मौजूद है, उस तरफ से किसी ने एकदम से मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया है और जैसे जैसे वो वजूद आगे बढ़ता चला जा रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत है, शायद कोई टीचर है जिसने बाकायदा लैब कोट पहन रखा है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुई है। जैसे जैसे वो मज़ीद करीब आती चली जा रही है वैसे वैसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके जो बाल हैं वो बहुत ही लंबे और घने बाल हैं, लेकिन उसकी जो आंखें हैं इस अंधेरे में भी ऐसा लग रहा है जैसे वो ऊपर चढ़ी हुई हैं। जैसे जैसे वो औरत जब मेरे बिल्कुल करीब आई तो ऐसा लग रहा था
जैसे उसका जो चेहरा है वो आधा जला हुआ चेहरा है और उसकी आंखों की जो आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं। मैं एक अजीब सी पजल पोजीशन में ना सिर्फ उसके सामने खड़ा हुआ था, बल्कि ऐसा लग रहा था मेरे पूरे जिस्म पे एकदम से कपकपी तारी हो चुकी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह मेरे जहन में या मेरी ज़बान पे बिस्मिल्लाह या आयतल कुर्सी या कोई भी कुरानी सूरत एकदम से आ जाए, लेकिन मेरे लाख चाहने के बावजूद भी ना ही मेरी ज़बान मेरा साथ दे रही थी और ना ही मेरे मुंह से कोई सूरत या बिस्मिल्लाह निकल पा रही थी। ये जो औरत थी, जो कि बज़ाहिर एक चुड़ैल लग रही थी, मुझसे मुश्किल से 4 या 5 फीट के फासले पे आके खड़ी हो चुकी थी और उसके कुछ देर बाद उसने अपनी ज़बान से अजीब से तरीके से टेबल पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने टेबल पढ़ना शुरू किया तो मैंने दोबारा से बिस्मिल्लाह पढ़ने की कोशिश की और अब की बार जब मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ने की या कुरानी आयत पढ़ने की कोशिश शुरू की तो मेरी ज़बान से एकदम से ये सब चीज़ें निकलना शुरू हो गईं। और जैसे ही मैंने बिस्मिल्लाह और उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते ये जो भी चुड़ैल थी ये ना सिर्फ पीछे पलटी बल्कि अजीब से तरीके से भागती हुई देखते ही देखते वॉशरूम की तरफ जाके गायब हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी उस वक्त ना सिर्फ जान बची बल्कि मैं खैर खैरियत से SNDT कॉलेज से बाहर आके बैठ गया। जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद मैंने जो भी मेरी मैनेजमेंट थी उनको ना सिर्फ इन्फॉर्म किया बल्कि उनसे माजरत की कि इस कॉलेज में मैं मज़ीद ड्यूटी नहीं दे सकूँगा।